अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद पसंदी के ऐसे फरेब में मुब्तला हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वही दुरुस्त है और इससे इख्तलाफ करने वाला गलत है, और इसीलिए वो अपने हर मुखालिफ से हर वक्त लड़ने को तैयार रहते हैं। चेयरमैन पीटीआई तनाज़ात में घिरे रहने और ख़बरों में रहने का फ़न भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके एक स्कैंडल का शोर कम होता है तो इतने में ही वो अगले जलसे में कोई ना कोई ऐसी बात कर डालते हैं जो साबिका बयानात से भी ज़्यादा सख्त और गैर जिम्मेदाराना होती है। इस बार भी इमरान खान ने फैसलाबाद जलसे से ऐसी बातें की और अहम तकर्रुरी के हवाले से बयान दिया। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए ऐसा चोरी करने वाले अपना फेवरेट आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। जरदारी और नवाज शरीफ को अच्छी तरह इल्म है कि अगर मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो उनसे हिसाब लेगा। नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए, क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। ISPR की जानिब से इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। सीनियर क़यादत से मुताल्लिक हतक आमेज़ बयान के मामले पर ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी में चेयरमैन PTI के बयान पर शदीद गम गुस्सा है। आर्मी चीफ के इंतखाब के अमल को मुतनाज़ बनाना रियासत पाकिस्तान और इदारे के मफाद में नहीं है। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज की सीनियर क़यादत की अहलियत और हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहीर है। बेदाग शानदार अस्करी खिदमात से आया है। ISPR के मुताबिक नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बयान में कहा गया है कि पाक फौज आईने पाकिस्तान की बालादस्ती के अज़्म का आदा करती है। शोबा ताल्लुकात आमा से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि पाक फौज मेरिट पर यकीन रखती है। मेरिट के लिहाज से पाक फौज को बेहतरीन इदारा कहा जाता है। इमरान खान के बयान पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात हुई। इसकी बाज़गाह इस्तास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सुनाई दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर शहरी हुब्बुल वतन है और ख़ास तौर पर आर्म फोर्सेस के बारे में यह बयान क्या उनका मोराल डाउन करना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर कोई बयान देकर कोई मुहिब्बे वतन है और कोई मुहिब्बे वतन नहीं है, फिर आप कहते हैं इनको खुली छुट्टी दे दें, क्या कोई कह सकता है कि आर्म फोर्सेस का कोई जनरल मुहिब्बे वतन नहीं होगा? चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने इमरान खान का कल का बयान सुना है? जो कुछ कल कहा गया, इस वक्त आर्म फोर्सेस अवाम को रेस्क्यू कर रहे हैं, क्या कोई इस बयान को जस्टिफाई कर सकता है? अतर मिनल्ला ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान दिए गए हैं। क्या आप चाहते हैं अदालत इनको फ्री लाइसेंस दे दे? याद रखें, जब आप पब्लिक में कोई बयान देते हैं तो इसका असर ज्यादा होता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने PTI वकला से मुकालमा किया कि आप ये कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो। आप जानते हैं जिस सियासी लीडर की फॉलोइंग होती है उसके इल्ज़ाम का असर भी ज़्यादा होता है। अगर वो इस किस्म की गैर आइनी बात करें और इश्ताल फैलाए तो ये आज़ादी इज़हार राय में नहीं आता। अगर कोई इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि क्या किसी आर्मी जनरल को हुब्बुल वतनी पर उसकी सवाल उठाया जा सकता है? आप चाहते हैं आप ऐसी बातें करें और फिर पैमरा कंट्रोल भी ना करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान से मुताल्लिक कहना था कि पहले आप खुद तो तय कर लें आप करना क्या चाहते हैं। ये सब करके तवक्को ना रखें कि अदालतों से रिलीफ मिलेगा, आप अपनी खुद एहतसाबी भी करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पॉलिटिकल लीडरशिप इस तरह की होती है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज़ को स्टेक पर लगा दिया जाता है। आर्म फोर्सेस हमारे लिए जान कुर्बान करते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आप चाहते हैं जो मर्जी कहते रहें और रेगुलेटर रेगुलेट भी ना करे। अदालत ने इमरान खान के वकीला को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें, यह अदालत का इस्तेहकाक है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हर शहरी मुहिब्बे वतन है, किसी के पास ये सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन नहीं। और आर्म फोर्सेस के बारे में जो शहीद हो रहे हैं, इस तरह की बात कैसे की जा सकती है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस तरह के बयान से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। क्या तमाम जर्नैल मुहिब्बे वतन नहीं हैं? आप अपने दुश्मनों को क्या पैगाम दे रहे हैं? अदालत ने उनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने की हिदायत करते हुए कहा कि अपने बयानात के बारे में सोचें, ऐसे बयानात देकर अदालतों से रिलीफ की तवक्को ना करें। फौज के अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं और आप उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहे हैं। इमरान खान के बयान पर आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद के बायस इमरान खान मुसलसल मुसल्लह अफवाज को तनकीद करके अलकाबात दे रहे हैं। उनके लिए जब तक इक़्तिदार है तो हर चीज़ ठीक है और इक़्तिदार जाने के बाद सब कुछ गलत है। इमरान खान के खिलाफ आइंदा लंबी कार्रवाइयाँ शुरू होने वाली हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हुकूमत की वज़ीर दाखिला पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि इमरान खान लोगों को उकसाकर इदारों की बगावत चाहते हैं। कौम को बताया जाए कि इमरान खान किसके लाडले हैं। आज की वज़ीर दाखिला बताएं कि फराह गोगी, पिंकी पीतनी जैसे बड़े स्कैंडल्स पर हाथ क्यों नहीं डाला गया। आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान के इस बयान को शदीद आड़े हाथों लिया गया।
आप अंदाजा लगाएं कि इस शख्स का सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट जो है अपनी जाती इक़्तिदार की हवस के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। इसकी अपने खून के साथ हवस जो है कमिटमेंट कोई नहीं है। ऐसे शख्स जो है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। कल इमरान नियाजी ने जो मुसल्लह अफवाज पे हमला किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसा हमला कभी पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने नहीं किया है। ललकार जो है सुल्तान राही वाली नकेल ना डालेगा तो फिर लोगों को मजबूरन इंसाफ के हसूल के लिए बाहर आना पड़ेगा। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम को इमरान खान के माजी से रोशनास कराने की कोशिश की कि कैसे वो मुसलसल अहम इदारे और इसमें होने वाली तैनाती को मुतनाज़ बनाते रहे हैं। इमरान खान अपने दौरे इक़्तिदार में एक पेज की सियासत पर पूरा यकीन रखते थे और उन्हें इस बात पर बहुत फख्र था और आर्मी चीफ के बेहतरीन ताल्लुकात और हुकूमत और अफवाज एक पेज पर है। ये कहा जाता था कि जी हाँ जी आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस डेमोक्रेटिक लीडरशिप एक तरफ है लेकिन फौज दोस्ती नहीं होने देगी। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान में मैं प्राइम मिनिस्टर, हमारी पार्टी, हमारी फौज, हमारे सारे इदारे एक पेज पे खड़े हैं। And I speak for Pakistan Army because normally there was that Pakistan Army is this independent entity and the governments have no control over it. I can sit here and tell you that as I speak, the Pakistan Army is exactly behind the government's program. इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो उनकी नज़र में फौज का इदारा सबसे बेहतर इदारा था। मेरिट पर को बात नहीं कर सकते थे। उनके और फौज के साथ मिसाली ताल्लुकात थे, हाइब्रिड रिजीम थी। लेकिन जैसे ही आईनी तरीके से ऑपोजिशन ने उनकी हुकूमत को चलता किया तो उन्होंने मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारे को अपने निशाने पर रख लिया। गैर मुल्की साजिश के साथ वो किसी न किसी तौर पर इस इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते रहे। कभी वो नाम लिए बगैर उन्हें मिस्टर एक्स, वाई और बी कहकर मुखातिब करते रहे। लेकिन जब उन्होंने किसी भी तरफ से कोई रिलीफ की उम्मीद उन्हें दिखाई ना दिया तो उन्होंने इदारे के न्यूट्रल होने पर तानाजनी शुरू कर दी। घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हुक्म दिया अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो। पावर आपके पास है और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कबल अज़ वक्त ही आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कबल हुकूमत के मुतादिद वज़रा भी कुछ अर्सा कबल तक इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने की बहुत सी वजूहात में एक वजह आर्मी चीफ की तैनाती को करार देते थे। इन रहनुमाओं के मुताबिक इमरान खान अपनी मर्जी का लाना चाहते थे जिससे उन्हें खदशा था कि उनको दीवार से लगाया जाएगा। आज इमरान खान आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर एक तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं। जिस वक्त खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ़ और बाकी रहनुमा इमरान खान पर इस तैनाती को लेकर अदम एतमाद का इजहार कर रहे थे, उस वक्त इमरान खान इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। जब तक वो वक्त आता मेरिट पर ये अपॉइंटमेंट करते, वो ऐसा ही कहते रहे। माजी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक इमरान खान माजी में कह चुके हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आज दिखाई ये दे रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है इमरान खान के पेश नज़र। इस तमाम तर सूरत हाल से एक बात तो वाज़ेह है कि आर्मी चीफ की तकर्री को लेकर अपोजिशन और हुकूमत दोनों को खास वक्त पर एतराज़ात ज़रूर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पीटीआई इमरान खान की जानिब से मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करने का खदशा जाहिर करती रही और आज तहरीक इंसाफ इस खदशे का इजहार कर रही है कि ये तैनाती मेरिट की बजाय मनपसंद और अपने फ़वाइद के हिसाब से की जाएगी। लेकिन उसके साथ ही इमरान खान ये कह रहे हैं कि शायद ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ इसलिए लाना चाहते हैं कि इनकी चोरी, इनकी करप्शन को पैटर्नेज मिल जाए। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो आर्मी चीफ अगर आया जो हुब्बुल वतन हुआ, यानी हुब्बुल वतनी की एक नई तारीफ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो हुब्बुल वतन है और उसके अलावा बसूरत दीगर उन्हें कबूल नहीं है, बसूरत दीगर वो किसी और तरफ मामला चला जाएगा। तो इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह और सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इसके साथ ही एक जर्नैल के साहबजादे भी हैं। सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, पाक फौज के किसी 3 स्टार जनरल की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल उठाना, उसको क्वेश्चन करना, इज इट जस्टिफाइड? पहली बात तो ये है कि किसी भी सियासतदान को फौज पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए।
इससे पहले भी आगे भी नाजेबा गुफ्तगू की थी एक कोर कमांडर के बारे में, लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में। उस वक्त भी मैंने इस बात पे तनकीद भी की थी और ये वाजे भी किया था कि अफवाज पाकिस्तान एक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन है। मुझे मालूम नहीं कि फैसलाबाद में इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्योंकि मैं यहाँ बिजी था, मैंने देखा नहीं उनका प्रोग्राम। अगर आप थोड़ा वजाहत कर दें तो फिर मैं आपको जरा बेहतर अंदाज में बता सकूँ। अच्छा, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वैसे कि आपने नहीं सुना इमरान खान साहब ने क्या कहा, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक तो इमरान खान साहब की आपसे गुज़श्ता रोज मुलाकात भी हुई है। कल गुज़श्ता रोज ही 3 दिन पहले हुई थी मुलाकात। तो उन्होंने आपको फैसलाबाद के जलसे से पहले मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं फिर तकरीबन पिछले 3 दिनों से यहाँ पे भावनगर में हूँ। अच्छा एजाजुल हक साहब, उस मुलाकात की तफसीलात भी जानेंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा है ज़रा उसका लुबे लुबाब ये है कि असल में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या ये जो PDM हुकूमत है, कोलिशन गवर्नमेंट है, आसिफ अली जरदारी, ये मिलकर अपनी मर्जी का आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं, इसलिए ताकि इनकी करप्शन को, इनकी चोरी को एक पैटर्नेज मिल सके। नंबर 2 ये वो कहते हैं कि अगर कोई मुहिब्बे वतन जर्नैल लगाया गया तो शायद वो इस मकसद की तकमील नहीं कर पाएगा। यानी ये जो हुब्बुल वतनी की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, मैं इस तनाजुर में आपसे पूछ रहा हूं कि क्या पाक फौज के आर्म्ड फोर्सेस के किसी 3 स्टार जर्नैल की हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो मैं ये बात आपसे की है कि ये बिल्कुल गुफ्तगू इस किस्म की नहीं करनी चाहिए। एक अदारा हमारा इंटैक्ट अदारा है और हर कौमी मसले के अंदर देखें आप, जब भी कहीं मुश्किलात आती हैं, चाहे वो दुश्मन की तरफ से हो, चाहे वो अंदरूनी आफात हो, सैलाब हो, ज़ल्ज़ला हो, अगर कोई जाकर वहाँ पहुँचता है जगह पे और लोगों की हेल्प करता है तो वो पाक फौज है। इसको मुतनाज़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ कि कोई अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाकर शायद कोई इस किस्म का काम कर लेगा। ये मैंने कई मरतबा नवाज शरीफ साहब को भी समझाने की कोशिश की थी, जब उनका कई आर्मी चीफ के साथ, जब मैं उनके साथ था 1990 से लेकर 1999 तक 3 आर्मी चीफ थे जिनके साथ उनका इख्तिलाफ पैदा हुआ था और मैंने उन्हें ये बताया था कि ये इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो इत्तेफाक राय से होते हैं। कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है, उसमें इत्तेफाक राय से होते हैं। कोई अगर ये समझ ले कि मैं अपना आर्मी चीफ लगा लूंगा और वो सबसर्विएंट हो जाएगा, हालांकि आर्मी चीफ इज सपोज टू बी सबसर्विएंट टू दी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये बात नहीं है कि वो इंस्टीट्यूशन से इख्तिलाफ करके आपकी नाजायज और जायज मामलात को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर देगा। उन्होंने अपना देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये गुफ्तगू बिल्कुल इस किस्म की करनी चाहिए ना। PDM वालों को भी मैं यही कहूंगा, ये किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है जैसे आपने फरमाया, लेकिन ये स्टेटमेंट जो हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल उठाना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली आप समझते हैं कि कम इल्मी है, गैर दानिस्ता तौर पर ये स्टेटमेंट दिया गया या ये दानिस्तन, ये सोचा समझा एक अटैक है? नहीं, सोचे समझे तो अटैक नहीं होगा। देखें, सोचे समझे भी कई लोग इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं नहीं समझा कि उन्होंने इसलिए कहा होगा, उन्होंने एक कॉन्टेक्स्ट में कह दिया होगा कि जी अपना आदमी ला कर तो वो समझते हैं कि बहुत कर लेंगे। ये 3 दफा तो इसको नवाज शरीफ साहब ने समझा था कि मैं अपना आर्मी चीफ लगा लूंगा और दूसरे को निकाल दूंगा। परवेज मुशर्रफ को भी उन्होंने लगाया, आसिफ नवाज को भी उन्होंने लगाया, वो तो शायद गुलाम साहब के पास इख्तियारात थे। उसके बाद जहांगीर करामत साहब को भी उन्होंने लगाया और फिर उन्होंने निकाला उन्हें। फिर परवेज मुशर्रफ के साथ भी उनका झगड़ा हो गया। तो ये चीजें जो होती है, ये इंस्टीट्यूशन होते हैं। आप इंस्टीट्यूशन के साथ, मुझे तो समझ नहीं आती कि उन इंस्टीट्यूशन की डोमेन में आपको क्या जानने की जरूरत है। आप डिलीवर करें कौम को, आप ट्रांसपेरेंट रखें अपनी गवर्नेंस को। अगर आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे, आप लोगों को डिलीवर करेंगे, तो फिर आपको इन बैसाखियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा जिन बैसाखियों से हमारे सियासतदान जो है वो सहारे ढूंढते हैं। देखिए ना, खार साहब का ये कहना कि अपनी मर्जी का चीफ इसलिए लाना चाहते हैं कि इनकी चोरी को पैटर्नेज मिल जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशनली क्या आर्मी चीफ का काम इस तरह सिविलियन गवर्नमेंट को सुप्रेस करना या पैटर्नेज करना होता है? मतलब ये कहना, फिर तो खान साहब को शायद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा या उन्होंने वो कोई शायद सियासी दानिशमंदी की कमी मालूम होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर और आप आगे तक नवाज शरीफ साहब तक आ जाएं, जितने वज़ीर आज़म आए हैं, किसी ने किसी को लगाकर सोचा। ये पहली मरतबा हुआ था 1977 में, जो आपको पता है कि 3 शहरों में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जब ऑपोजिशन के साथ, PNA के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे
तो पाकिस्तान की तारीख में वो पहला वाकया था कि जब प्राइम मिनिस्टर चीफ ऑफ आर्मी साहब को अपने साथ बैठाता था नेगोशिएशन जब ऑपोजिशन के साथ हो रही होती थी। तो जब आप उस हद तक जाएंगे तो फिर उसका नतीजा भी वैसे ही निकलेगा कि जब वो देखेंगे कि मामला सही नहीं चल रहे तो लाजमी बात है फिर इंटरफेरेंस हो जाए। नहीं तो एजाजुल हक साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम टारगेट क्या है? आप हासिल क्या करना चाहते हैं? इमरान खान साहब ये कहते हैं मैं हर गुजरते दिन के साथ मजीद खतरनाक हो रहा हूं। अगर उनके बयानात को देखें तो बयानात तो काफी खतरनाक है, लेकिन ये खतरनाक बयानात किसके लिए खतरा है? ऑपोजिशन के लिए। हम तो हमेशा ऑपोजिशन को कहते हैं हम आपके लिए खतरा है, ऑपोजिशन हमें कहती है कि हम आपके लिए खतरा है। हालांकि मैं नहीं कह रहा कि मैं ऑपोजिशन हूं उनकी, लेकिन अगर इमरान खान कहते हैं कि मैं बड़ा खतरनाक हूं तो लाजमी बात है वो हुकूमत को कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए मैं खतरा हूं। हम ये भी कहते थे कि हम आपको उखाड़ कर ले जाकर बहरे नहीं, लेकिन जिस तरह का खतरनाक बयान उन्होंने दिया ये तो आर्म्ड फोर्सेस के लिए बड़ा एक थ्रेट है, पाक फौज के ऊपर अटैक है। जिस तरह का खतरनाक स्टेटमेंट उन्होंने दिया ये तो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर बराह रास्त अटैक है। एजाजुल हक साहब, ये गलत फहमी है, कोई फोर्सेस के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, कोई फोर्सेस के बारे में कोई बात नहीं कह रहा। ये सिर्फ गलत फहमी फैलाने के लिए बात हो रही है। कोई बात ऐसी नहीं हुई जिसमें मैं कह सकूं कि ये पाक फौज के खिलाफ बात हुई। अगर होगी तो मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो बीच में उनको जाकर ना सिर्फ तंबीह करूंगा बल्कि मना भी करूंगा ये करने से। अच्छा, मामलात इस नौबत तक आए क्यों है? देखिए, आपकी खान साहब के साथ मुलाकात हुई, आपने बताया फैसलाबाद जलसे से 3 रोज पहले, इससे पहले भी बनी गाला में भी आपकी मुलाकात खान साहब से हुई है। ये मामलात इतने खराब हुए क्यों है एजाजुल हक साहब? मामलात तो देखिए हमेशा मामलात तो गलत फहमियों से ही होती है ना। कोई ना कोई गलत फहमी पैदा हुई थी तो मामलात खराब हुए थे। अब वहम का और गलत फहमी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अगर मैं किसी के बारे में कुछ सोचने लग जाऊं या कोई मेरे बारे में ये सोचने लग जाए तो लाजमी बात है फिर आपस में इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। माशाल्लाह एक हुकूमत जो है वो चलती फिरती हटा दी गई ये समझ कर के शायद आने वाले जो हैं वो यहाँ पर कोई दूध की शहद की नहरें बहा देंगे, लेकिन एंड में निकला क्या कि हमें नाक से लकीरें निकालनी पड़ रही हैं। कभी IMF के आगे, कभी किसी और के आगे, कहीं हम कशकोल लेकर फिर रहे हैं, कहीं हम भीख मांगते फिर रहे हैं। तो इस मसले में कम से कम कौमी मसाइल जो है खुदा के लिए मैं आपको कहूँगा खुदारा इन पे एक कौमी इत्तेफाक पैदा करें। इकॉनमी के बारे में, गुर्बत को ख़त्म करने के बारे में, पाकिस्तान के दफा के बारे में, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को ताकत देने के बारे में एक कौमी जो है एजेंडा लेकर एक चार्टर बनाएं जिसमें ये कहें कि हम मुल्क की मुफाद में सारे इकट्ठे हैं। नहीं, ये दुरुस्त तजवीज़ है आपकी। प्राइम मिनिस्टर ने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की, नेशनल डायलॉग भी होना चाहिए। मुल्क हालात इस वक्त इसके मुतकाजी हैं, लेकिन मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर लाया कौन है? नो रिटर्न पे कौन लाया मामला? जिन्होंने ईंट से ईंट बचाने की बात की थी, जिन्होंने गुजरांवाले के और दूसरे जलसों में जाकर फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, जिन्होंने हमारे अहम इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसी नाजेबा गुफ्तगू की कि उसके बाद हमें निकल कर उसका जवाब देना पड़ा। नहीं, लेकिन हालात उनके यहाँ तो ख़राब नहीं है, वो तो हुकूमत में है। हालात तो खान साहब के ख़राब हैं। उनके ज़्यादा ख़राब है हालात। उनको पता है कि हम गलती से आ गए। अब उनकी एग्रेशन जो है वो इसलिए नहीं है कि इंतखाब हो जाए। उनकी एग्रेशन इसलिए है कि अंदर हो जाए किसी तरीके से। 4 तो केसेस बनाए हुए। ये तोशा खाना, आपका ख्याल है कि कभी ऑपोजिशन ने तोशा खाना में नहीं गए? PDM वाले तोशा खाना जब ये हुकूमतों में थे, क्या तोशा खाना से इन्होंने लिया? क्या चीजें तोशा खाना से बालातर अपने घरों में ले गए? उसके बाद आप आ जाए तौहीन अदालत, सुप्रीम कोर्ट पर हमला मैंने करवाया था। उसके बाद आप आ जाए दूसरे केसेस ले लें आप। ये जो अभी निकला कि इन्होंने कुछ कह दिया था किसी जज के बारे में, उससे मैं कोई गुफ्तगू नहीं करता हूँ, लेकिन फांसी हमारा उठाकर देखेंगे जजों को तो हमारे सुपीरियर कोर्ट के जजों को अपने अदालत से भागना पड़ गया था और जाके छुपना पड़ गया था। लेकिन एजाजुल हक साहब इस वक्त जो स्टेटमेंट्स खान साहब दे रहे हैं या जो उनकी स्ट्रैटेजी है, उन्होंने कहा मुझे कॉर्नर्ड करेंगे तो मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा, क्या ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है? आपको लगता है कि मज़ामत से ही अल्टीमेटली मफामत होगी? जब ऑपोजिशन की सियासत होती है तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें की जाती हैं जो कि सिर्फ जलसों की हद तक गुफ्तगू होती है। अगर वो कह रहे हैं वो खतरनाक बन जाएगा तो उनको टैंक लेके तो नहीं हमला कर देना, या कोई जहाज F-16 ले आना है बमबारी करने के लिए। लेकिन जुबान का घाव तलवार के घाव से ज्यादा गहरा होता है ना एजाजुल हक साहब। आए मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े,
और हुकूमत को चाहिए, देखें मैं आपको एक बड़ी बताता हूँ, ना मैं हुकूमत के साथ बात कर रहा हूँ, ना मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वक्त ये आ गया है, इस वक्त हमारे हालात जा रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है, हमें चाहिए कि आपस में बैठकर इलेक्शन की एक डेट जो है उसको तय कर लें और बाकी की गुफ्तगू जो है वहाँ से आगे चलाएं। अगर तो इस मुल्क को में आपने अमन और अमान लाना है, एक जमहूरियत की बात करनी है, तो फिर इस तरह से हम आगे की तरफ आ सकते हैं, वरना दिन ब दिन पीछे की तरफ जाएंगे। आप एक नामवर लीडर को और एक आपको जो सबसे बड़ी जमात है इस वक्त पार्लियामेंट की सीटों के हवाले से मैं कह रहा हूँ, 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, तो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ, और पार्लियामेंट के अंदर भी अगर नेशनल असेंबली में देखें उनकी सबसे ज्यादा सीट थी, उस हवाले से मैं कह रहा हूँ अगर उस जमात को आप डिसबैन कर देंगे जी, लेकिन प्रैक्टिकली इस वक्त वो खुद नेशनल असेंबली के अंदर नहीं है और शायद इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। मुझे लास्टली सर ये बताएं कि तजवीज़ आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त? आप मेरी बात सुने, मैं ये दोस्तों जाने के लिए तैयार हूँ, मैं हुकूमत से भी बात करने के लिए तैयार हूँ। ये हुकूमत जो है, मुस्लिम लीग नून का मैं सीनियर नायब सदर रह चुका हूँ, मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं जो वहाँ बैठे हैं, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क को इस वक्त हम बदतरीन हालात की तरफ ना लेकर जाए, इसको हम पीछे ना लेकर जाए, इसको हम आगे लेकर जाएं। और मैं कहता हूँ मुझे देगा, मैं उनको खुद रास्ता भी कर लूंगा, मैं उनको भी मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं खान साहब से भी यही बात करता हूँ कि हमें अदारों को मुतराज़े नहीं बनाना चाहिए, हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, उसके लिए गुफ्तगू करनी चाहिए। तो खान साहब इस बात पे राजी है कि आप खान साहब के बिहाफ पे हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करें तो सही? मैं किसी के बिहाफ पे तो नहीं करूंगा, मैं उनसे अपनी बात करूंगा, खान साहब से मैं अपनी बात। हो सकता है कि उनकी बात मुझे पसंद आ जाए और खान साहब को भी पसंद आ जाए, हो सकता है वो खान साहब की बात पसंद आ जाए। नहीं, लेकिन मैं तो जानना ये चाह रहा हूँ कि खान साहब भी बातचीत वाला मिजाज रखते हैं इस वक्त, या मिजाज जारहाना ही है अभी? कौन नहीं रखता बातचीत वाला? अगर मतलब डिमांड्स पूरी हो जाए तो इसमें कोई शक तो नहीं, बस साल रह गया इलेक्शन के अंदर, तो आप कहते हैं यार आधे रास्ते में करवा देंगे, उसमें कौन सा फर्क पड़ जाएगा? डेडलॉक कहाँ है एजाजुल हक साहब? क्या वो ऐसी डिमांड है? डेडलॉक कहाँ पे आ रहा है? डेडलॉक यहाँ पर आ रहा है कि हुकूमत ने गलती कर दी, आकर उन्होंने कहा जी हमें गारंटी मिली थी कि 22 महीने तक आपको हम छेड़ेंगे नहीं। पहले हुकूमत तैयार हो गई थी इलेक्शन करवाने के लिए, फिर सुना है कि किसी पीडीएम के 15 जमातों में से किसी एक जमात ने कह दिया जी कि अभी नहीं हम इलेक्शन चाहते, आपने हमसे वादा किया हुआ है या किसी ने वादा किया हुआ है या आपस में कोई मुआहदा किया हुआ था, मुझे नहीं पता। तो फिर वो बात बनी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो बात बनेगी इंशाल्लाह, जल्दी नहीं तो देर से। और वो बात बनना किसको कह रहे हैं आप? इलेक्शंस को कह रहे हैं या बैठने को कह रहे हैं? कि ऐसा माहौल क्रिएट करें तो मुल्क के लिए बेहतरीन हो, जो मुल्क की मैशियत के लिए बेहतरीन हो, जो पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरीन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात बन नहीं रही है, फिलहाल बात नहीं बन रही, हो सकता है अभी जल्दी नहीं बन रही तो बदेर बन जाए, लेकिन अभी बात क्यों नहीं बन रही है? बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे से रेड झंडी कौन दिखा रहा है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। डील, ढील और एनआरओ की बाज़गश्त पहले भी मुल्क की सियासत में अहम थी और आज भी मुल्क में इस किस्म की डील, ढील और एनआरओ की बातें की जा रही हैं। लेकिन अब डील करने और एनआरओ लेने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं कि बदल चुके हैं। कुछ माह पहले तक मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के बारे में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा इस बात का ढंढोरा पीटते थे कि ये दोनों जमातें एनआरओ लेने के लिए पर तोल रही हैं। फिर हुकूमत बदली, चेहरे बदले और सियासत के तौर तरीके भी बदल गए। अब यही दोनों जमातें बशमूल तमाम सियासी पंडित इस बात पर मुत्तफिक हैं कि डील, ढील और एनआरओ की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात किसी और की नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही हैं। रिलीफ की मुतलाशी और जल्द इंतखाबात की ख्वाहिशमंद तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत लंदन तक पसे पर्दा मुलाकातें और मुज़ाकरात कर रही है। ऐसे में अब पेशगोई की जा रही है कि मुल्क की सियासत में सितंबर का महीना इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया और 15 सितंबर तक या इसके कुछ दिन बाद तक अहम नौयत के मामलात निपटा लिए जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि वो 15 सितंबर तक मुल्क वापस आ सकते हैं, जिसका इजहार खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कर रहे हैं कि नवाज शरीफ 15 तक मुल्क में वापस होंगे।
जावेद लतीफ नवाज शरीफ की वापसी के बारे में पहली बार ऐसी गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि वो पिछले चंद महीनों से मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि जल्दी नवाज शरीफ मुल्क में वापस होंगे। नवाज शरीफ आ रहा है, हम बता रहे हैं कि हम नताइज से बेपरवाह होके आएंगे। नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है। नवाज शरीफ पाकिस्तानी आवाज जो है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो मैं तो चंद हफ्तों में पाकिस्तान नवाज शरीफ को देख रहा हूँ। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। तारीख पे तारीख और एक और तारीख। जावेद लतीफ साहब ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक मुतअद्दिद तारीखें दी। अब एक और तारीख दे रहे हैं कि 15 सितंबर से पहले नवाज शरीफ साहब मुल्क में होंगे। लेकिन मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में हों या ना हों, ड्राइविंग सीट पे कौन है? सीनियर तज्जियाकारों और सियासी पंडितों के मुताबिक मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में लंदन बैठे नवाज शरीफ इस वक्त ड्राइविंग सीट पर ज़रूर है। वो मुल्क में नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामलात में ऑन बोर्ड है, बहुत सारे मामलात में वो एम्पावर्ड है। यकीनन फैसला कुन जो वोट है उनके पास होता है। तकर्रुरी कबल अज़ वक्त इंतखाबात, अहम कौमी नौइयत के कवानीन में तरमीम से लेकर मईशत तक के तमाम फैसले नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रहे हैं। लंदन से बैठकर नवाज शरीफ बराह रास्त मुल्की मामलात को हैंडल कर रहे हैं। ऐसे में डील और ढील देने का इख्तियार भी यकीनन नवाज शरीफ के पास है। कल से ऐसी खबरें भी ज़ेरे गर्दिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ के दरमियान बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान कुछ हद तक बर्फ भी पिघली है। इन्हीं बैकडोर राब्तों में 5 से 6 रोज़ इस्लामाबाद में होने वाली किसी मुबैना मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें दोनों जमातों के बाएतमाद कायदीन ने शिरकत की। लंदन में अहम मुलाकातों और राब्तों का भी जिक्र किया जा रहा है। ना सिर्फ मुलाकातें और राब्ते यहाँ हो रहे हैं, बल्कि यही मुलाकातें और राब्ते लंदन में भी हो रहे हैं। और फिर लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हसन नवाज के मार्बल आर्च के दफ्तर को वो जाए मुलाकात बताया जाता है कि जहाँ पर बड़ी अहम मुलाकातें होती हैं। तो इस वक्त सीनियर तज्जियाकार सुहेल बड़ाइश हमारे प्रोग्राम में इस बात की तस्दीक भी कर चुके हैं कि बैकडोर राब्तों की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इस बार खुद नवाज शरीफ किसी भी तौर पर इमरान खान से राब्ता रखने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ की जानिब से नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून से किसी भी किस्म के राब्तों की तरदीद की जा चुकी है। ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ या उनके किसी नुमाइंदे से कोई पसे पर्दा राब्ता या मुलाकात हुई है, ना इसकी ज़रूरत है। मुल्की मुस्तकबिल के मामलात या फैसलों का हक किसी गिरोह या अशराफिया के पास नहीं, अवाम के हाथ में। इंतखाबात की तारीख के बाज़ाब्ता ऐलान के बगैर किसी खुफिया और एलानिया मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। फवाद चौधरी के बयान अपनी जगह, लेकिन बाखबर ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि दोनों जानिब किसी न किसी सतह पर मुज़ाकरात तो हो रहे हैं। मुज़ाकरात में कबल अज़ वक्त इलेक्शंस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की असर नौ तैनाती ज़ेर बहस है। जहाँ इमरान खान अपनी मकबूलियत की वजह से नवंबर में इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं, वहीं नवाज शरीफ मार्च या अप्रैल में इंतखाबात कराने के कायल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट होने का खतरा भी लाहक है, जिस वजह से पसे पर्दा मुज़ाकरात ढील लेने की बातों को तकवीयत मिलती है। अब यहाँ सवाल यह है कि किसी भी चोर डाकू के साथ मुज़ाकरात ना करने के फैसले पर अटल रहने वाले इमरान खान आज अपने आप को ज़ेरे अताब देखकर NRO लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अगर मुज़ाकरात की खबरों में सच्चाई है तो ऐसे में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने वोटर और सपोर्टर को किस तरह राम करेंगे, क्योंकि उनकी सियासत का दारोमदार सियासी की किरदार कुशी पर रहा है। अब इस वक्त एक तरफ इमरान खान साहब अपने मुखालिफिन पर दबाव बढ़ा रहे हैं, पावर ब्रोकर्स को भी मैसेज दे रहे हैं, मुख्तलिफ हलकों को बराह रास्त पैगाम रसानी हो रही है, साथ ही पैरेलल जो बैकडोर चैनल है वो भी ऑपरेट कर रहा है। और फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि NRO मांगा जा रहा है, लेकिन वो NRO मिलेगा, वो डील मिलेगी, ढील मिलेगी, नहीं मिलेगी, अब ये इख्तियार इमरान खान के पास नहीं है। वो मांगने वाले हैं, लेकिन ये इख्तियार देने का इस वक्त मौजूदा सेटअप के पास ज़रूर है। आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बरतानवी सियासत के अंदर एक तब्दीली रुनमा हुई है और नई बरतानवी वज़ीर आज़म हो गई हैं। वो कौन है और उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से माजूल बोरिस जॉनसन की जगह नए रहनुमा के इंतखाब के लिए 6 हफ्ते से जारी कंजर्वेटिव पार्टी का इंतखाब मुकम्मल हो गया है। ट्रीजा मे और मार्गरेट थैचर के बाद लिज ट्रस बरतानिया की तीसरी खातून वज़ीर आज़म बन गई हैं। भारतीय नयाद ऋषि सुनक और लिज ट्रस के माबैन वज़ारत उज़्मा की दौड़ में फातेह का ऐलान आज सर ग्राहम ब्रेडी ने किया,
जो कि 1922 की कमेटी ऑफ बैक बेंच टोरी एमपीज के सरबराह और क़यादत के इंतखाब के रिटर्निंग ऑफिसर थे। नताइज के मुताबिक नौ मुंतखब वज़ीर आज़म लिज ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि उनके हरीफ ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। जबकि कल यानी मंगल के रोज मलिका बरतानिया बाकायदा तौर पर लिज ट्रस को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने का कहेंगी, जिसके बाद लिज ट्रस बरतानिया की तीसरी खातून वज़ीर आज़म होगी। गुज़श्ता माह बोरिस जॉनसन ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से इस्तीफा देते हुए कहा था कि ये वाज़ेह तौर पर पार्लिमानी कंजर्वेटिव पार्टी की मर्जी है कि इस पार्टी का एक नया लीडर होना चाहिए, एक नया वज़ीर आज़म होना चाहिए। पार्टी की आदत से भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा रहनुमा के इंतखाब का अमल अब शुरू हो जाना चाहिए, नए पार्टी लीडर के आने तक अपने फ़राइज़ निभाऊंगा। जब मौजूदा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसके बाद टोरी मेंबरान पार्लियामान के लिए अगला मरहला जमात के सरबराह के तौर पर उनका जानशीन चुनना था। इंतखाब के इस मरहले के इब्तदाई राउंड में सिर्फ कंजर्वेटिव मेंबरान पार्लियामान ही वोट कर सकते थे। वज़ारत उज़्मा की दौड़ में 2 उम्मीदवार बरतानिया की सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रस और मुल्क के साबिक चांसलर ऋषि सुनक थे। बरतानवी वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 अफराद को अपने मनपसंद उम्मीदवार को चुनना था, जो बरतानिया में मौजूद वोटर्स का सिर्फ 0.3% है। इस निज़ाम से मुताल्लिक माजी में सवालात उठाए जा चुके हैं, लेकिन ये किसी नए बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए इंतहाई आम है कि उनका इंतखाब सिर्फ उनकी अपनी जमात और उसके हिमायती ही करे। गुज़श्ता आधी सदी के दौरान मुल्क के तकरीबन आधे सरबराहान को उनकी जमात ने चुना है, ना कि आम इंतखाबात के जरिए अवाम ने। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बरतानवी सियासी निज़ाम में हुकूमत के सरबराहान को उनकी जमात की जानिब से हटाने का रिवाज है, और अगर वो आम इंतखाबात से पहले गैर मकबूल हो जाए तो ये अमरीका में राइज सदारती निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम किसी एक सियासी जमात के अरकान पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। तहकीक के मुताबिक बड़ी जमातों के अरकान की तरह कंजर्वेटिव अरकान आम आबादी के बरक्स ज़्यादा उम्र रसीदा, ज़्यादा मिडिल क्लास और ज़्यादातर सफ़ेद फार्म होते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म के इंतहाई अजीब अंदाज में इंतखाब की एक वजह यह भी है कि बरतानवी सियासी जमातों को अपने सरबराहान को इक़्तिदार से हटाने के अमल से मोहब्बत है। सन 2010 में जब से कंजर्वेटिव जमात ने मुल्क की बागडोर संभाली है, डेविड कैमरून, थेरेसा मे और बोरिस जॉनसन तमाम ही वज़ीर आज़म अपने बरतानवी सियासत के इंतहाई कदावर सियासतदान भी इससे नहीं बच पाए। गुज़श्ता एक सदी के सबसे मजबूत वोट बैंक की हामिल वज़ीर आज़म कंजर्वेटिव जमात की मार्गरेट थैचर और लेबर जमात की टोनी ब्लेयर वोटों को अपनी जमात की जानिब से हमले करने के बायस इक़्तिदार से हटना पड़ा। दोनों जो है वो अलहदा हो गए इक़्तिदार से। अब मार्गरेट थैचर, जिसको आयरन लेडी का खिताब दिया गया, और फिर टोनी ब्लेयर जो एक पॉपुलर लीडर थे लेबर के, उन दोनों को जुदा होना पड़ा। ताहम जहाँ मेंबरान पार्लियामान अपने रहनुमाओं के पीठ में छुरा घोंपते हैं, मायूब नहीं समझते हैं, उनकी अवामी तौर पर तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं। अब इसीलिए इस्तीफे भी देने पड़ते हैं। बोरिस जॉनसन की पार्लियामान में आखिरी तकरीर पर उनकी अपनी जमात के अरकान ने उन्हें खूब दाद दी और खड़े होकर उनका खैर मकदम किया, जो हाउस ऑफ कॉमन में कम ही देखने को मिलता है, जहां तालियां बजाने को शदीद नापसंद किया जाता है। ताहम उनमें से अक्सर अफराद ने गुज़श्ता कई हफ्ते एक ऐसी तल्ख लड़ाई लड़ने में गुजारे थे जिसके जरिए बोरिस जॉनसन को वज़ीर आज़म के दफ्तर से निकालने की तैयारी की गई थी और उन्हें अवामी तौर पर मुल्क की सरबराही करने के लिए गैर मौजू करार दिया गया था। उनके जानशीन को एक बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस दफ्तर में उनका वक्त भी मोहब्बत और नफरत की इस ऊंच नीच का शिकार होगा जिसे बोरिस जॉनसन के दौरे इक़्तिदार में हुआ। प्लस 2015 के इंतखाबात के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की चौथी वज़ीर आज़म बन जाएंगी। बोरिस जॉनसन की क़यादत में वज़ीर ख़ारजा लिज ट्रस ने बरतानिया के माशी बहरान से निमटने के लिए तेज़ी से काम करने का वादा किया था और कहा था कि वो एक हफ्ते के अंदर तवानाई के बढ़ते हुए बिलों से निमटने और मुस्तक़बिल में ईंधन की फराहमी को महफूज बनाने के लिए एक मनसूबा लेकर आएगी। ताहम लिज ट्रस के लिए माशी मैदान समेत बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनसे उनको निबर्दाश्त होना होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।